आज हम अपनी सेकंड क्लास शुरू करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो मेन तो पहला क्लास हमारा इंट्रोडक्शन था, और आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि जो डिसीज़ है ना उसको कैसे, मतलब हम किस डोमेन में रखें। अगर आपने वो सीख लिया तो आपको कुंडली देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा आज, मैं कुछ एक कॉमन डिसीज़ को कुछ बताऊंगा, फिर उसको हम बाइफरकेशन करेंगे और फिर उसको हम समझेंगे कि कैसे आगे चलकर, मतलब हो सकता है कि अभी फर्स्ट और 2 क्लासेस में लगे कि हमें वो इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा, मगर आगे की क्लासेस में समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे तो आज ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ कॉमन जैसे डिसीज़ हैं, जैसे कि ऑटिज़म है। ठीक है, जिसमें जो बच्चा होता है जन्म लेने के बाद, उसका जो ब्रेन से जो कोऑर्डिनेशन है हैंड्स एंड आई का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिंक में नहीं होता। ऑटिज़म की प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि जो बच्चे का जो एक बौद्धिक विकास होता है वो, और जो उसका डेली जीवनचर्या होती है, उसमें उसके हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब ब्रेन रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रहती है, उसकी कॉग्निटिव क्वोशंट में, कॉग्निटिव एबिलिटी में, चीज़ों को समझने ग्रैस्प करने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्रॉनिक भी हो जाता है। क्रॉनिक मतलब इरिवर्सिबल भी हो जाता है, जिसमें आगे चलकर बच्चे की जो रिकवरी होती है वो हो नहीं पाती है, और ये फिर जीवन भर जो है बच्चा ऐसे ही रहता है, और उसको खाने में भी दिक्कत होती है, उसको चलने में, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको दोस्त बनाने में, उनसे बात करने में दिक्कत होती है। और अब एक प्रॉब्लम है फिट्स, जिसमें मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसको हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये समस्या है। प्रॉब्लम है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी, जिसमें क्या होता है बच्चे को, मतलब इतना अटेंटिव नहीं होता वो। और ये बेसिकली जो है, अगर ADHD की प्रॉब्लम को हम समझें तो बच्चे, ये मतलब बेसिकली बचपन में होती है ये। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो समय के साथ साथ जब 30-35 ईयर्स, 40-45 के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, जो मैं भी बताऊंगा वो कौन सी होती है। और अब एक प्रॉब्लम होती है वर्टिगो, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल जो रिटार्डेशन प्रॉब्लम होती है, उसमें होती है सिंजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्जाइमर, डिमेंशिया, है ना, पार्किंसन। तो इसमें से जो डिमेंशिया और पार्किंसन है, ये बेसिकली 30-35 ईयर्स, 45 ईयर्स, फिर 50-55 ईयर्स, इस एज के जो ब्रैकेट होता है वो इसमें होती है वो। ठीक है, और अब एक प्रॉब्लम है ब्रेन में कोई इंटरनली कोई इंजरी हो जाए, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, है ना, या ब्लड क्लॉट की वजह से जो है ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, ब्रेन का एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, और एक होता है कि भाई ब्रेन में फॉगीनेस, ब्रेन इन्फेक्शन भी हम बोल सकते हैं उसको, एक ये भी समस्या है। किसी कारणवश ब्रेन सर्जरी करानी पड़ रही है, ट्यूमर हो गया, या कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सीडेंट में जो ब्रेन है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद ब्रेन डेड हो जाता है। ठीक है, उसको कैसे देखोगे। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। कुछ इंटरनल में भी आपको बाइफरकेशन पता होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कुछ कॉमन डिसीज़ बता रहा हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को कैसे जन्म देती है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आपको कुंडली देखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने इतना देख लिया कि कौन सी प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जन्म ले सकती है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट ना कॉमन सेंस, इज मोर ऑन अ कॉमन सेंस और हाउ अवेयर यू आर। ये कोई रेक्टिफिकेशन
जैसे अगर आप सीखोगे ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कि मैंने कुछ सर्टेन रूल याद कर लिए और मैंने कुछ हाउसेस के सिग्निफिकेशन मैंने समझ लिए, कुछ प्लैनेट, कुछ नक्षत्र, तो इतना आसान नहीं है। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। तो इसमें आप इसको ना ऐसे 2-3 तरीके से इसको बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे कि एक हो गया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ब्रेन का एक, जिसे बोलते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं शारीरिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं ब्रेन की। और एक होती है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं कि मनोरोग, जिसको बोलते हैं मानसिक रोग कोई बोलते हैं, यानी मन पे जिसका प्रभाव होता है, ठीक है। और तीसरा हो गया कि जैसे स्ट्रेस होना, हाइपरटेंशन होना, एंजाइटी, फटीग की वजह से कोई प्रॉब्लम होना, और वो फर्दर उससे क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक होना, फिर फर्दर इट कैन लीड टू पैरालिसिस, ठीक है। मतलब आपको वो अगर समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें प्रॉब्लम को ना ब्रेक डाउन करना है, हमें कैसे जो प्रॉब्लम है उसको हमको कैसे ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपको क्लाइंट आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और आपको बताए, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे किस डॉक्टर के पास इसको भेजना है, तो हो सकता है उसके 2-3 विजिट किसी मतलब ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जहाँ पे उसको जाना ही नहीं था बेसिकली। और अगर आप बोले भी तो बोले कि सर यहाँ तो मैं जा चुका हूँ पहले से ही, है ना। मतलब भेजना था आपको मान लो किसी न्यूरो सर्जन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और आप किसी उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेज दो, है ना। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम और है तो आप कहीं और रेफ़र करो उसे। तो आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अगर आपको पता है कि मुझे किस डॉक्टर के पास भेजने से मेरा क्लाइंट ठीक हो सकता है, इसका मतलब आपको कुंडली में प्रॉब्लम समझ में आ रही है। जिस दिन आपको वो समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये समझ जाएंगे कि मुझे कुंडली देखने आ गई। तो आपको ना, अभी भी बोलता हूँ कि आपको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत सारे आपको रूल्स ऐसे दे दूंगा जिसमें आपको ये तो काम आसान हो जाएगा कि ये प्रिडिक्शन आपको देनी आ जाएगी, आपको पता चलेगा पास्ट में प्रॉब्लम हुई, वो क्यों हुई, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको डीप डाउन इसको समझना है और खुद से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, तब तो ज़्यादा सूटेबल है। मगर अगर आप सिंपल ना इसको रेक्टिफिकेशन से करोगे, कोई रूल मैंने लगा दिया और मैंने ऐसा देख लिया, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप में और दूसरे स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट। वो डिफ्रेंशिएटर क्या होगा, आपका कॉमन सेंस, जो मैं आपको सिखा दूंगा पूरे इस कोर्स में, ठीक है। अब जैसे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें माइग्रेन है ना, हेडेक होना है, ऑटिज़म है, ADHD मैंने जैसे बताया, और ऑटिज़म में जैसे हैंड्स एंड आई का कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, फिट्स, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, एपिलेप्सी है, अल्जाइमर है, और पार्किंसन है, और डिमेंशिया है। तो बेसिकली क्या है, ADHD प्रॉब्लम तो चाइल्डहुड में बच्चे के सिम्टम से आपको पता चल जाएगा और डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि अटेंशन डेफिशिएट जो है बच्चे के अंदर लक्षण है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, 30, 35, 40, 55, 60, इसमें डिमेंशिया और पार्किंसन प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जो डिमेंशिया और पार्किंसन प्रॉब्लम है, ये अब पहले क्या होता था, ओल्ड एज में होती थी, अब ये मतलब यंग लोगों में भी होने लगी है, मतलब 30, 35 में भी अब कॉमन है। पहले ये क्या होता था, ओल्ड एज जो होती थी ना, उसमें होती थी, ठीक है। अब इसके अंदर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम बात कर रहे हैं न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसमें आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी हो सकता है, सायाटिका का प्रॉब्लम भी हो सकता है, सायाटिका नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और
माइग्रेन है, वर्टिगो है, आपको देखना है कई बार क्लाइंट बोलेगा कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं उसको क्या रेफ़र करूँ, उसे न्यूरो के पास भेजूँ, उसे जनरल फिजिशियन के पास भेजूँ, क्योंकि जनरल फिजिशियन के पास आपको लगेगा हो सकता है कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, सर दर्द हो रहा होगा, हो सकता है बीपी अप डाउन हो रहा हो, बीपी का जो लेवल है वो प्रॉपरली जो है रेगुलेट नहीं हो रहा हो, तो उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ भेजूँ। तो आपको वो समझ में आना चाहिए, मतलब कुंडली में देख के आना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम है ना उस जातक को वो क्यों हो रही होगी। आपको उस लेवल तक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो आप पिन पॉइंट कर दोगे कि आप फलाना डॉक्टर के पास जाओ और इस डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्टेशन लो। यानी कुछ तो जो न्यूरो के अंदर है तो आपको समझ में आएगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पता है या तो मैं इसे न्यूरो के पास भेजूंगी या ऑर्थोपेडिक के पास मुझे इसे क्लाइंट को भेजना है। और आपको लगेगा कि नॉर्मल गैस्ट्रिक हो सकती है तो आप जनरल फिजिशियन के पास भेज सकते हो, है ना। बीपी का कोई प्रॉब्लम है तो आप एक डिफरेंट कॉल ले सकते हो कि भाई क्योंकि वो आपको समझ में आएगा कुंडली में। बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिस करनी आ गई ना और आपको वो जजमेंट अपना लेना आ गया तो आपको समझ में आएगी वो कि वैसा क्यों है। चक्कर आना जनरली क्या होता है, माइग्रेन और डिजीनेस और वर्टिगो में प्रॉब्लम ये न्यूरो भी होती है, ये एक्यूट जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो भी होता है या बीपी से भी होता है। तो आपको ना बस डिफ्रेंशिएट अगर करना आ गया वो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक आप थोड़ा सा ना मेडिकल लेवल पे आप नहीं सोचोगे कि प्रॉब्लम क्यों है, तब तक मैं बोलूँगा आप कहीं ना कहीं जो आपका जो देखना है कुंडली में वो अधूरा है। आपको मेडिकल लेवल पे वो चीज़ें देखनी आनी चाहिए, और अगर आपको मेडिकल लेवल पे वो देखनी चीज़ें आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और आपको ये समझ में आएगा कि चाइल्डहुड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, अगर किसी की मिडिल एज में प्रॉब्लम है जैसे अल्जाइमर है ना, जिसमें मेमोरी लॉस होता है, बिहेवियरल और सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये मिडिल एज में प्रॉब्लम जो है वो अल्जाइमर वाली क्यों हो रही है, पार्किंसन वाली क्यों हो रही है, डिमेंशिया वाली क्यों हो रही है। तो आपको वो थोड़ा सा ना मतलब वो आपको थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है मेडिकल वाला ब्रेन भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम कब हो सकती है, करेक्ट है ना। तो आपको वो समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये मान लो दो कुंडलियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, और एक बच्चे की कुंडली है और एक मिडिल एज वाली कुंडली है और एक ओल्ड एज वाली है। तीनों कुंडलियाँ सेम है, प्लैनेटरी प्लेसमेंट सब कुछ सेम है, सब कुछ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सी प्रॉब्लम है? अगर आप वो कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, रटा रटाया तीनों को एक ही प्रॉब्लम बोलोगे। इसलिए मुझे इस तरीके से आपको समझाना पड़ रहा है कि तीन कुंडलियां हैं, तीनों का प्लैनेटरी प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है ना, और तीनों में आपको पता होना चाहिए कि इस अगर छोटा बच्चा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा सा यंग एज में है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा मिडिल एज में है और ओल्ड एज में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने वो समझ लिया ना तो आप कोई भी प्रॉब्लम पिन पॉइंट कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ जो कि कोई भी कॉमन सेंस अपना ये लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस बिना पढ़े लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी रहे हैं और लोग पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया कि भाई न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने एक डोमेन समझा वो न्यूरो वाला क्या हो सकता है। ऐसी जब हम कहते हैं कि मानसिक रोग है ना, और किसी मनोविशेषज्ञ के पास साइकेट्रिस्ट के पास हमें क्लाइंट को रेफ़र करना है, तो वो क्या हो सकता है, वो मेंटल रिटार्डेशन वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके अंदर सिंजोफ्रेनिया एक प्रॉब्लम है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्लिनिकल डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओसीडी के प्रॉब्लम में वो कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। उसमें क्या होता है, जातक को
सफाई की बहुत वो होती है, बात बात पे हैंड वॉश करना, बहुत क्लीनिंग करना, है ना। और मैं ऐसे भी एक क्लाइंट के को जानता हूँ, तो उनको इतना सफाई का मतलब वो था क्रेज़, उन्होंने अपना जो टीवी था ना वो धो देती थी, मतलब कि उसको रोज़ उस पर पानी डाल देती थी। और ऐसा उनके घर वालों ने बताया था, पता नहीं वो कितने दिन टीवी चला भी या नहीं चला, या एक दिन के बाद ख़राब हो गया। तो मतलब, और जितनी बार भी वो वॉशरूम गई तो उतनी बार वो नहाती भी थी, उतनी बार वो नहाती भी थी। तो ये मतलब क्या है, ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, वो सिम्टम समझना है, और वो सिम्टम मैच करने हैं एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली से, फिर आपको समझना है, वो मैप करने के बाद फिर आपको रेफर भी करना है जहाँ पे जो संभव हो सकेगा। ये आपने सिजोफ्रेनिया सुपरनेचुरल लिखा है, वो क्या होता है? बेसिकली क्या, सिजोफ्रेनिया में मतलब क्या होता है, आपको ये ऐसे ऐसा होता है किसी के ऊपर देवी, जैसे किसी के कोई बोला मेरे ऊपर देवी आ गई, है ना, और इस तरीके का मतलब, और वो बोलेगा या बोल सकती है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, है ना, मैं आत्माओं से बात करना, या आत्माएं मुझसे बात कर रही हैं, और फिर बहुत ही इरेटिक बॉडी में जो है ना सिम्टम्स आना, बहुत इरेटिक बिहेव करना। आपने सुना होगा ना कि किसी को देवी माताएं आ जाती हैं, किसी के ऊपर कोई देवी देवता आ जाते हैं। हाँ। तो वो हाँ। एक एग्जाम्पल है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, बट सिजोफ्रेनिक वाले, मेंटल डिसऑर्डर वाले, आपने ऐसे बहुत एग्जाम्पल मेहंदीपुर बालाजी में देखे होंगे कई। वो आप इविल स्पिरिट से भी कह सकते हो, है ना, वो भी हो सकता है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब ये अगर मेडिकल साइंस में बोलोगे तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में आएंगे, है ना, मेंटल रिटार्डेशन वाले, क्योंकि मेडिकल साइंस मानता नहीं इन चीज़ों को, राइट। तो आपको दोनों पक्ष समझने हैं, किसी एक पक्ष को ज़्यादा वेटेज नहीं देनी आपको, आपके लिए तो दोनों पक्ष बराबर है, आपको दोनों पक्ष को साथ लेके चलना है, दोनों, क्योंकि आप ज्योतिष को सीख रहे हैं तो ज्योतिष में आपको दोनों को ही बराबर लेके चलना है, ठीक है। किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, रात में कोई सो रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवीनेस उसे चेस्ट पे फील हो रही है, फिर पैनिक अटैक आ रहे हैं, वो सो नहीं पा रहा है, तो ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल चेंज आना, सुसाइडल टेंडेंसी आना, बाइपोलर डिसऑर्डर होना, डिप्रेशन में जाना, तो आपको एक कैटेगरी में इनको रखना है, ये कैटेगरी ये हो सकती है, और फिर आपको उस हिसाब से उस केस को जज करना है, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? मतलब एक तरीके का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कभी अभी किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हो, 5-10 मिनट में, आधे घंटे बाद, फिर देन यू विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, कि अभी कोई और पर्सनालिटी। Which movie? There is a Vikram's movie, Onion. Okay. I think Aparichit movie you are talking about. Three variation. South Indian movie. Aparichit. Yes. Yes. He has 3 variations in that movie. Yeah. So that could be the best example, और वो मूवी अच्छी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वो भी एक सोशल, आई थिंक सोशल मैसेज पे है कोई ना कोई, वो मूवी जो है, इट्स अ गुड मूवी, हाँ, इट कैन बी वॉच्ड। और अब एक तीसरी कैटेगरी है जो कि न्यूरो से अलग और आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर से अलग, वो क्या हो सकता है, ड्यू टू सम रीज़न देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्ट्रेस इन लाइफ, सम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ओवर थिंकिंग, है ना। तो ये क्या, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, किसी भी तरीके का अननोन फियर, ईटिंग डिसऑर्डर, ये सब एक अलग कैटेगरी है। और देन ओवर थिंकिंग कभी कभी जीवन में ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या होगा, इट कैन लीड टू स्ट्रोक एंड देन पैरालिसिस। अब देखो, समझने की कोशिश करो, स्ट्रेस जो होगा कभी भी छोटे बच्चे को नहीं होगा, समझ लो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। छोटे बच्चे को कोई और प्रॉब्लम होगी, जब बच्चा 9th-10th में होगा तो बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके वहाँ से आप एक वो एज मान सकते हो कि वहाँ से उसे स्ट्रेस आ सकता है। एक यंग एज में एक प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब के दौरान, करियर में
जब जब एक व्यक्ति विशेष अपना करियर बना रहा होता है, वो थ्रू जॉब भी हो सकता है, थ्रू बिजनेस भी हो सकता है, वहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हो। ओके, और एंजाइटी, स्ट्रेस होना आपको समझना है, आपको वो समझना है, आपको मैप करना है कुंडली से। हमेशा बोलूँगा कि कॉमन सेंस लगाना है और फिर उसके बाद कुंडली में वो चीज़ें मैच करनी है। ठीक है, तो ये एक अलग डोमेन हो गया जिसमें आप डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज की बात कर रहे हो, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हो जिसमें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन ये सब चीज़ें ना हम कुंडली में मैच कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम कुंडली में देख सकते हैं। हम इसका भी तरीका है कि कौन सा प्रॉब्लम कैसे अपनी डिपेंडेंसी कुंडली दिखाती है दूसरे ऑर्गन पे, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी पे दिखाती है, और एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को कैसे लीड करते हैं वो हम कुंडली में समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, रटोगे तो कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो कभी भी नहीं सीख सकते। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर आप रटोगे तो आप कभी भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। मगर अगर आपने रटा नहीं, और जो आपको सारे तरीके बताऊंगा कैसे कुंडली को मैच करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शन देते हैं, तो वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। बट मैं आपकी ओवरऑल 1 साल के बाद की जर्नी बता रहा हूँ कि अगर आपको खुद इंडिपेंडेंटली करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे चीज़ों को देखना है। क्योंकि देखो, एक डॉक्टर एक सर्टेन टाइम तक ही जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज का एक सर्टेन टाइमलाइन होता है 4-5 साल का, 6 साल का, है ना। मगर उसके बाद दे आर ऑन देयर ओन, फिर उसके बाद वो बेसिकली शैडोइंग में होते हैं, डॉक्टर के साथ होते हैं, और फिर वो वहाँ से डायरेक्ट जो है हैंड होल्डिंग मतलब होती है उनकी, वहाँ से फिर उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, राइट। अगेन डॉक्टर्स may not be always be following only the किताबी ज्ञान। कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 3 कैटेगरी हैं, एक न्यूरोलॉजिकल, एक साइकोसिस वाला, और तीसरा हो गया आपका जो जिसमें मैंने बताया कि स्ट्रेस है, फटीग है, हाइपरटेंशन है, और एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्वेटिंग है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये अलग है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में हमने डिस्कस किया, जैसे OCD का प्रॉब्लम, सिंजोफ्रेनिक है ना, बिहेवियरल चेंज, और हमने न्यूरो वाला चेंज हमने एक सेगमेंट समझा। 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट में हमें समझना है कि कुंडली में कैसे देखना है हमको, ठीक है। और हर बीमारी के ऑनसेट का जो तरीका होता है डेवलप होने का, वो अलग होता है हर एज ग्रुप में, तो आपको वो भी समझना है। बिना एज ग्रुप को लगाए, कॉमन सेंस लगाए अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो प्रिडिक्शन गलत जा सकती है ना। तो अगर आप को पता है कि कौन सी प्रॉब्लम बचपन में होगी, कौन सी मिडिल एज में हो सकती है, आपको पता है कि 3 मेरे पास चार्ट हैं, तीनों में प्लानिटरी प्लेसमेंट आपके सेम है, तो आप एक प्रिडिक्शन थोड़ी ना दोगे तीनों में, राइट। आप अलग अलग ही दोगे ना। ओके, तो ऐसे कैटेगराइज करने के बाद अब आते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन पे बात करते हैं। ऐसे 3 या 4 हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं फील गुड हार्मोन बोलते हैं, यानी हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जिनके फ्लक्चुएशंस हैं या जिनके प्रॉपर्ली रेगुलेट ना होने से बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम आ सकती है। जो मैंने बताया, वो जो भी मैंने तीनों कैटेगरी बताई, उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जो हार्मोन्स हैं, एक है डोपामाइन, एक है सेरोटोनिन, एक है ऑक्सीटोसिन, और चौथा है एंडोर्फिन्स। इम्पॉर्टेंट सेरोटोनिन और डोपामाइन है, ठीक है। मगर ओवरऑल आपको 4 हैप्पी हार्मोन पता होना चाहिए, और इनका जो कनेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस। ये सब ब्रेन में है। ब्रेन वाला जो
पार्ट है वो ये हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड होता है, उसके पिनियल ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ओके, तो बेसिकली क्या है, ये जो हार्मोन है इनका ये कहाँ पे है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में है, ठीक है। तो यहीं हठ योग में जब आप इसको, और हमने जब पतंजलि योग सूत्र हमने पढ़ा था तो मैंने ये बताया था आपको कि जब हम एक फाइनल स्टेट होती है, इसको क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, कॉन्शियस इटर्नल ब्लिस जिसको बोलते हैं, यानी कि यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, यू आर नॉट वरीड अबाउट दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपको कुछ भी चिंता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप उस स्टेट में हो, आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेदों से भी कनेक्ट हो रहा है, राइट। तंत्र में भी ये यूज होता है, ईड़ा पीड़ा, जो ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी, पर्पज ही क्या है, उस इटर्नल ब्लिस वाली स्टेट में पहुंचना। उस इटर्नल स्टेट पे पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए कि इन हॉर्मोन्स का प्रॉपरली, इनका जो है प्रोडक्शन जो है वो सही होना, और इनका जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर होना, वो इटर्नल ब्लिस स्टेट है। तभी आप हैप्पी हार्मोन रहता है। देखो, हैप्पी हार्मोन जनरली क्या रहता है, जब आप पर्टिकुलर आपका कोई एम है या ड्रीम है वो आपका फुलफिल हो जाता है, आपकी सैलरी आ जाती है जिस दिन आप खुश रहते हो, जिस दिन आपकी कोई क्लाइंट से पेमेंट आ जाती है तो आप खुश हो जाते हो, है ना। आप कोई मैच जीत जाते हो, वो जो स्टेट है वो इटर्नल ब्लिस वाली है, उस समय आप दुनियादारी सब भूल जाते हो। वो स्टेट क्या होता है, टेम्प्रेरी हो रही है, क्योंकि जिस समय सैलरी आई है, जिस समय आप कोई मैच जीते हैं तो वो टेम्प्रेरी है। उस टेम्प्रेरी को परमानेंट बनाने के लिए, दैट इज़ द रीज़न वाई जो योगी हैं वो हमेशा योग साधना में रहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, इनडायरेक्टली जो है ना, क्योंकि ये तो मेडिकल साइंस बोल रहा है, डोपामीन और सेरोटोनिन इनके बारे में बात कर रहा है, करेक्ट। मगर जो योगी हैं वो इटर्नल ब्लिस की क्वेस्ट में, वो इटर्नल ब्लिस कब मिलेगी, जब इन हार्मोन का प्रॉपरली सिक्रीशन होगा। ओके, तो इनका जो लेवल है बूस्ट करने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल, मेडिटेशन, डाइट, एवरीथिंग शुड बी गुड, देन ओनली यू विल फील गुड। और इन्हीं हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से क्या होता है, आप यू बिहेव इरेटिकली, मूड स्विंग्स होना, है ना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी होना। तो ये बात वेदों में भी है, तंत्र में भी है, ठीक है। तंत्र में हमने पूरी तरीके से समझाया था मैंने, वहाँ से भी समझ सकते हो, योग सूत्र से भी समझ सकते हो, और हठ योग था मैंने वहाँ भी समझाया था, वहाँ से भी समझ सकते हो। तो समझ रहे ना आप, सच्चिदानंद इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द अल्टीमेट अनचेंजिंग रियलिटी विच इज कॉल्ड ब्रह्मन। वेदों में इसको बोलते हैं ब्रह्मन, जो चेंज ना हो, जो इटर्नल है, वो ब्रह्मन है। और वो क्या है, हमारी आत्मन, उसको बोला गया अगर वो चेंज हो जाए तो ब्रह्मन नहीं है, और अगर वो चेंज नहीं हो तो ब्रह्मन। यानी कि इफ़ यू ऑलवेज फील गुड, यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, मतलब आपने वो ब्रह्मन वाली स्टेट प्राप्त कर ली। ओके, तो अब एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करते हैं जिससे हमको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी जो हमने बात की वो सारी इस विटामिन के प्रॉपरली, मतलब इसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन होने से, ब्लड में होने से इन प्रॉब्लम्स को हम बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, जिसमें डिमेंशिया है, पार्किंसन है, और मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकते हैं। नमनेस होना हाथों में, उंगलियों में नमनेस होना, टिंगलिंग सी होना हाथ और पैरों में, ये सारा B12 की वजह से होता है ना सर? ये सब विटामिन B12 ये सारा की डिफिशियंसी से होता है ना। तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है,
और बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। जो जिनको पार्किंसन प्रॉब्लम होती है उनको एक ट्रेमर वाला प्रॉब्लम रहता है, मतलब उनके हाथ पैर ऐसे कांपते हैं, शेक करते हैं, तो उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। जिनको पार्किंसन प्रॉब्लम होती है, और पार्किंसन प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है, बट अब यंग लोगों में भी देखी जा रही है। इसमें बॉडी जो होती है स्टिफ हो जाती है पूरी तरीके से, तो स्पास्टिसिटी की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो स्पास्टिसिटी में क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से जकड़ जाती है, गर्दन का, नेक का मूवमेंट नहीं होता, और जनरली बॉडी शिवर करती है कोल्ड की वजह से। कोल्ड वेदर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर स्पास्टिसिटी। तो उसमें बोला जाता है कि थोड़ा सा वार्म वेदर में रहने को बोला जाता है। तो बैलेंसिंग वाला जो प्रॉब्लम है इस विटामिन से पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस पे डिपेंडेंसी है। और फिर इसकी जो विटामिन B12 की जो डिफिशिएंसी है वो, क्योंकि वो मूड को, स्लीपिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसा मानते हैं कि इस B12 की डिपेंडेंसी जो है वो एक, मतलब B12 इज़ ए को फैक्टर जो कि सिंथेसाइज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक दूसरे के ऊपर इनकी डिफिशिएंसी है। तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी अगर होगी तो फिर ऑब्वियसली जो है वो न्यूरोट्रांसमिशन का जो काम है, डोपामीन और सेरोटोनिन, इनका ये प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं होंगे, इनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इससे जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जातक को आ सकती है, राइट। कुंडली में तो मैं देखना जितना मुझे आता है उतना तो मैं बताऊंगा ही आपको कैसे दिखते हैं, ठीक है। मगर मेडिकल साइंस को बिना लगाए आप समझोगे तो आपको तुक्का मारोगे सर, और तुक्का 2, 4, 10 बार चलेगा, फिर उसके बाद हर बार नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर डोपामाइन की डेफिशिएंसी है तो उससे पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है। नर्वस जो सिस्टम है उसको मतलब नर्वस सिस्टम भी इससे अफेक्ट होता है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, डोपामाइन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी आपस में। DNA के प्रोडक्शन में भी डोपामाइन की जो है ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो अगर आपको ने इस तरीके से प्रॉब्लम को समझना और गेज करना शुरू किया तो आप प्रॉब्लम तो देख ही पाओगे, प्रॉब्लम का समाधान भी दे पाओगे, और प्रॉपर्ली समाधान देने के बाद आप आगे गाइड भी कर सकते हो। जहाँ पे हम आयुर्वेदिक बात करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि 1-2 क्लास में एकदम से संभव तो नहीं होगा, धीरे धीरे हम चलेंगे तो मैं वो सब बताऊंगा आपको, ओके। तो डोपामाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी कमी की वजह से पार्किंसन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है केमिकल मैसेंजर है बिटवीन द नर्व सेल्स इन द ब्रेन, ओके, जिसका की प्रोडक्शन कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, ओके, और विच इज अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सब ब्रेन में ही होता है, ठीक है। तो इनको बिना जाने बिना अगर प्रॉब्लम को समझोगे ना तो रटोगे सिर्फ, और उससे आप ही को दिक्कत आएगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फिर समझ में नहीं आएगी आप, ओके। तो डोपामीन समझा हमने, जो कि ट्रांसमीटर का काम करता है ब्रेन में बिटवीन द सेल्स, और 4 मैंने न्यूरोट्रांसमीटर बताए, B12 बताया, मेजर 3 तरीके की आपको कैटेगरी बताई, 3 प्रॉब्लम्स बताई, है ना, और कहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है, सीक्रीशन होता है, कहाँ पे रिलीज़ होते हैं ये, वो भी बताया, ठीक है। और जो डोपामीन है वो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, जो किडनी के जस्ट ऊपर एक शेप होती है हेड जैसी, वहाँ पे वो बनता है वो, ठीक है। तो बनता वहाँ पे सीक्रीशन हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पार्किंसन बताया, मगर हम बात बेसिकली मानसिक कोई भी विकार की हम कर रहे हैं, तो जो मैं रूल बताऊंगा वो सब पे वही लगेगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बस
पार्किंसन लिया है कि पार्किंसन की जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में होती है, और जहाँ तक कोई स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैर जकड़ जाते हैं, उसको स्पास्टिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बेसिकली क्या है कि फेस पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि लकवा सा भी मार गया, ऐसा भी इसके सिम्टम होते हैं। और हाथ पैर पूरी तरीके से काम नहीं करते इसके अंदर। तो बेसिकली आपको पता होगा, तो आपको ये पता होगा कि हाँ क्लाइंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, कोलाजन में कुछ चीज होती है क्या, कोलाजन जिसकी वजह से थोड़ी स्टिफनेस वाली क्योंकि मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में बोलते हैं कोलाजन शुड बी देयर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मेन वैसे जहाँ तक कोलाजन है वो स्किन में ज़्यादा उसका यूज़ है, स्किन की टाइटनेस में, मतलब स्किन टाइटनिंग और एक्सटर्नल हो गया। हाँ, तो स्किन के मतलब को देखने के लिए वहाँ पे है। ठीक है सर, जैसे मैं तो एक्सपीरियंशियली बोलूँ तो मेरे को थोड़ी स्टिफनेस फील होती है कंपेयर टू 30s। ओके। स्टिफनेस कहाँ पे? ओवरऑल सर, ओवरऑल बॉडी। Okay, फॉर okay. एग्जांपल पैर, जैसे फॉर पैर। ओके। फ्लेक्सिबल भी नहीं है। अरे इतनी भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी बैठे हैं तो बैठ के उठेंगे, खड़े होंगे तो कम से कम 10 कदम वैसे होंगे, नॉट कम्प्लीटली। देखो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ, विटामिन डी, बताते हैं यूरिक एसिड। मैं बताता हूँ, विटामिन D3 की प्रॉब्लम हो सकती है, और विटामिन B12, और कोई ना कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें मतलब प्रॉब्लम अगर बैलेंसिंग की है तो हो सकता है इनमें से कोई भी, बट डॉक्टर्स आर द बेस्ट पीपल टू जज। मगर मोटा मोटा ये है कि जब आप एक ही पॉस्चर में बैठते हो ना, ऑफिस में, घर पे, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम वहाँ से नर्व डैमेज होना शुरू होती है। तो ये नर्व डैमेज का प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर आप एक ही पॉस्चर में बैठोगे, एक ही पॉस्चर में आप जैसे कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या मोबाइल को देख रहे हैं, और अपनी गर्दन नीचे बेंड की हुई है, तो नर्व डैमेज हो जाती है। तो नर्व डैमेज की वजह से जब आप क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन और पॉस्चर में हो, तो जब आप उठोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका बैलेंस नहीं बन रहा। मतलब लाइफ स्टाइल इशू है ये। मतलब ये क्या है, अगर इस एज में किसी को आ रहा है और हमको आ रहा है, तो इट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली अपना डाइट प्लान, अपना रूटीन, हाँ, योग, प्राणायाम, ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे 40 मिनट्स, मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हो, मॉर्निंग नाइट कर सकते हो। तो उससे, क्योंकि इसमें स्पास्टिसिटी की प्रॉब्लम भी आती है, पानी कम पीने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है स्टिफनेस की। तो देयर कुड बी मेजर 3 to 4 फैक्टर्स, मगर है ये नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम। और क्योंकि फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी होती है, उनकी जो बैकबोन है वो थोड़ी सी वीक भी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन, बिकॉज ऑफ वो घर में हाउस होल्ड वाला काम भी करती हैं वो, है ना। उसका कारण ये भी हो सकता है। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी इसलिए भी है क्योंकि हम धूप में निकलते नहीं हैं, और कई ऐसी सिटीज़ जैसे बैंगलोर है, तो यहाँ पे तो सूर्य देवता निकलते ही नहीं है, स्पेशली मई से लेके दिसंबर तक। और अगर हम दिल्ली और जगहों की बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो धूप में भी कौन निकलता है, सब लोग ऑफिस में इसी में बैठे रहते हैं, राइट। तो विटामिन D3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको नहीं मिलता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, स्टिफनेस का प्रॉब्लम होना। और नर्व डैमेज इज़ द मेन कॉजेटिव रीज़न, नर्व डैमेज। ओके, तो अब इसमें जैसे किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। ब्रेन हैमरेज से क्या हुआ, सीधा पैरालिसिस हो गया। मगर ब्रेन स्ट्रोक आया क्यों, आपको कुंडली में पहले वो तो देखना आना चाहिए ना। अगर किसी को पैरालिसिस हुआ या पैरालिसिस होने वाला है और आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है,
तो आपको सबसे पहले तो ब्रेन स्ट्रोक पता होना चाहिए ना, तभी तो आगे की स्टोरी बनेगी, करेक्ट। तो वो कैसे कुंडली में देखते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। मेडिकल तो आप सीख ही जाओगे, साथ में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ब्रेन स्ट्रोक का बहुत सारे कारण है, मगर मोटा मोटा मेडिकल जो कारण है होता है ब्लड क्लॉटिंग है, खून का थक्का जमना, ऑक्सीजन तक मतलब ब्लड तक जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती, कोई मसल है रप्चर हो जाए, कोई टिश्यू है वो डैमेज हो जाए, तो दैट कुड बी द रीज़न ब्रेन स्ट्रोक का। तो बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रीज़न हो सकते हैं ब्रेन में जिससे ब्रेन स्ट्रोक आता है। आपका लाइफस्टाइल तो है ही है, न्यूरोट्रांसमीटर का प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाना, ठीक है। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है हमारा, खून का थक्का तब हमें जमता है, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ ब्लड का जो ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन का जो हो रहा है ब्लड में, वो ब्रेन तक ना जाने की वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। तो देयर कुड बी अदर रीजंस ऑल्सो, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबिसिटी, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़, ठीक है। तो कुंडली में इसको कैसे देखते हैं हमें समझना है, मतलब पूरा डिपेंडेंसी समझना है, पूरा फ्लो चार्ट की तरह समझना है इसको, ओके। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक और पार्किंसन में क्या डिफरेंस है। स्ट्रोक इमीडिएट आ जाएगा, अभी कोई डांस कर रहा है, कोई शादी में डांस कर रहा है, कोई स्टेज परफॉर्म कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, रेस्टोरेंट में बैठा, एकदम से स्ट्रोक आ गया, बंदा कोलैप्स। जबकि पार्किंसन क्या है, वो ग्रेजुअली धीरे 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 शरीर में अपने सिम्टम देगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रोक आजकल 25 साल से लेके किसी भी एज में आ सकता है, बट पार्किंसन के जनरली चांसेस हैं वो ग्रेजुअली आएगा, वो धीरे धीरे आएगी वो चीज़ें। हाथ पैरों में ट्रेमर आना, हाथ पैर ऐसे कंपन होगा वो। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए वो, और उसका एक ही तरीका है, स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी। स्टडी जितना डीप डाउन आप करोगे उतना आपको समझ में आएगा, और जितना ऊपरी ऊपरी समझोगे उतना आपको कमांड नहीं होगी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑटिज़म पे हमने डिस्कस कर लिया। ऑटिज़म वाले बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, अपने बातों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, उनके खुद के हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन ब्रेन से प्रॉपर्ली नहीं होता, वो अपने जेस्चर्स को प्रॉपर्ली जो है अपने शब्दों से वो व्यक्त नहीं कर पाते, उनके जेस्चर और जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और टच जो उनके एक्सप्रेशन है उनमें कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन नहीं होता ब्रेन के साथ, सो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। वो एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को बार बार बोलते हैं, रिपीटेटिव वर्ड्स बोलेंगे, आपने जो कहा उसको बार बार बोलेंगे। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जिससे देख के डॉक्टर को पता लगाता है कि बेसिकली उनको दिखेगा कि बच्चा जो है, बच्चे का ब्रेन डेवलप बहुत धीरे धीरे हो रहा है, उसकी कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो और बच्चों से उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ब्रेन में कोई ना कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उनको इस चीज़ों से पता लगता है कि जो बच्चा है वो बोलते बोलते स्टैमर कर रहा है, वो स्पीच डिले है, प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रहा है, और इरेगुलर उसके बिहेवियर हैं, वो अपनी बात एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते दूसरों को। तो इससे क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, पेरेंट्स को स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है, क्योंकि क्या है वो बेसिकली मसल एक्सरसाइज है, वो इट्स अ ब्रेन एक्सरसाइज। ब्रेन एक्सरसाइज में कॉग्निटिव वाली स्किल्स भी आती हैं, तो ब्रेन को इस तरीके की पजल सॉल्व कराई जाती है, राइट। अब बात करते हैं हम मेन कुंडली में इसको कैसे देखेंगे हम इन प्रॉब्लम्स को। अब हम उसकी बात करेंगे कि कुंडली में इसको हम कैसे देखें। तो अब मैं उसको आपको बताता हूँ कि क्या हमको देखना चाहिए, कैसे अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे डिकोड करें और डायग्नोस करें, और वो डिपेंडेंसी अब हम शुरू करेंगे। तो मेन अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे चीज़ें कि हम उसको कैसे देखना है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड।